दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और जीएसएफ कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है। जब आप टैक्स देते हैं तो टैक्स चाहे डायरेक्ट टैक्स होगा चाहे इनडायरेक्ट टैक्स होगा। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, टैक्स तो बड़े आदमी देते हैं। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं हम टैक्स नहीं देते, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उसने कभी भी, वो आदमी कभी ना तो कभी बाजार गया है और ना ही यूँ कह सकते हैं कि बाजार से खरीदी गई चीज़ का कभी उसने इस्तेमाल किया है। गरीब आदमी डायरेक्ट टैक्स नहीं देते लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कैसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है और कैसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। आज इस सेशन में जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस टॉपिक का फोकस, यानी उस सेशन में पूरा फोकस ही केवल इन्हीं दोनों शब्दों के ऊपर होगा। टॉपिक आप देख ही रहे हैं, उस पे पहले से बता दिया गया है कि या तो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में हम लोग प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में दो शब्दों से जाना जाता है, चाहे आप उसको अप्रत्यक्ष कर कह दें या आप उसको परोक्ष कर कह दें। अगर आप थोड़ा अर्थशास्त्र के तकनीकी शब्दावली में जाएं, उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में जाएं, तो इन दोनों टैक्सेस में अंतर क्या होता है, और उसको आप अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बताना चाहें या यूँ कह लें आप कि आप ज़रा ये सोचें कि जब आपने ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उस समय आपका इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट था और एक आप सब्जेक्ट के स्टूडेंट की हैसियत से आप ये बताना चाहते हैं कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वहाँ पे इन तीन टर्म को जानना जरूरी है। एक इम्पैक्ट, दूसरा इंसिडेंस, तीसरा टैक्स सिस्टम। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कहते किसको हैं, आज का बात आज के जो टॉपिक हमारा इस सेशन में इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलें इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, होता ये है कि जब हम लोग कभी भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो अगर एक सामान्य व्यक्ति से ये पूछा जाए कि किसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, किसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, तो अमूमन ये बता दिया जाता है कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो जो आदमी गवर्नमेंट को टैक्स पेड कर देता है वही डायरेक्ट टैक्स है, यानी उसका सीधा भार पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्टली भार पड़ता है। देखें, इसी बात को अगर आप इकोनॉमिक्स के टर्म में कहें तो उसके लिए तीन शब्दों से परिचित होना जरूरी है। वो शब्द कौन कौन से हैं? एक इम्पैक्ट है, एक इंसिडेंस है और एक टैक्स शिफ्टिंग है। इम्पैक्ट, इंसिडेंस और टैक्स शिफ्टिंग होता क्या है, अब पहले इसी बात पे चर्चा करते हैं। इस सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जरा एक बार इसको समझें कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं मित्रों कि ये चीज़ क्या होती है। तो एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं, थोड़ा बात पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा। पहली बात ये कि टैक्स कौन लगाएगा, तो हमने आपसे इसके पहले के भी सेशन में बताया है कि जब कभी भी टैक्स लगाने की बात आती है कि टैक्स कौन लगाएगा, तो आपको पहले से बताया गया था टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी। अब फिर सवाल एक आता है कि अगर गवर्नमेंट लगाएगी तो कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी। तीन तरीके की गवर्नमेंट होती है अपने यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, उसमें तीन तरीके की गवर्नमेंट की बात की गई है। एक जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी जो आपकी केंद्र सरकार है। एक दूसरी वो जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, यानी जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है। और एक तीसरी वो जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार। आसान भाषा में आपको ये बात थोड़ा समझाते चलें। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पे मोदी जी बैठे हैं। अगर आप राज्य की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, मोदी जी क्या हैं? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसी तरीके से राज्य में कौन प्रतिनिधि बैठेगा, तो आप जानते हैं कि वहां पे लोग वहां पे चीफ मिनिस्टर बैठता है। जैसे हमारे स्टेट में योगी जी हैं, आपके स्टेट में भी कोई चीफ मिनिस्टर होगा। उसी तरीके से जब आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट के मामले में दो बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक, अगर आप लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो उस लोकल गवर्नमेंट में आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किसी गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, या आप किसी शहर में रहते हैं।
अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि गांव में जो व्यवस्था लागू होती है, वहां पे जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं गांव में, यहाँ पे उसको कहा जाता है प्रधान। कहीं कहीं आप उसी को पंच या सरपंच भी कह देते हैं। जैसे हम लोगों के एरिया में या हम लोगों के राज्य में उनको प्रधान कहा जाता है। आपके गांव में हो सकता है आप जहां पे रहते हो वहां पे उनको प्रधान ना कह के कोई दूसरी चीज कही जाती हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट में अगर आप गांव में रहते हैं तो ये प्रधान है, ये ध्यान रखें, ये स्थानीय सरकार का एक अभिन्न हिस्सा है। उसी तरीके से अगर मान लें थोड़ी देर के लिए आप शहर में रहते हैं, वो चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, अगर वो शहर है तो वहां पे आप कुछ प्रतिनिधियों का नाम सुनते हैं। जैसे आप कई बार कहते हैं पार्षद, आप कई बार एक शब्द सुनते हैं जिनको मेयर कहा जाता है। मेयर, या आप कभी कभी इन्हीं को महापौर कहते हैं। महापौर, आपको ये पता है ये सारे के सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं। अब अगर आप मान ले शहर में रहते हैं और वहां पे कोई पार्षद है, तो इसका मतलब वो जो पार्षद है आपके शहर का, या आपके शहर में जो मेयर बनाया गया है, वो क्या है, वो स्थानीय सरकार का हिस्सा है। मतलब क्या हुआ, सरकारें तीन हुई। एक केंद्र सरकार जहां का चीफ प्राइम मिनिस्टर है, एक राज्य सरकारें जहां पे चीफ मिनिस्टर बैठ रहा है, उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में आपने दो चीज देखी, हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट में कोई व्यक्ति गांव में रहता हो या वो फिर शहर में रहता हो। गांव में रहता होगा तो ग्राम प्रधान होगा, उसी तरीके से शहर में रह रहा होगा तो वहां पे पार्षद या मेयर होते हैं, इस तरीके के पदाधिकारी होते हैं। जब आप कभी ग्राम प्रधान से या पंच से या सरपंच से या पार्षद से या महापौर से इन शब्दों को सुनते हैं तो मित्रों ये ध्यान में रखें, वो स्थानीय सरकार यानी वो लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब मतलब क्या हुआ कि टैक्स ये तीनों लोग लगाएंगे। आप सोचेंगे आपका ग्राम प्रधान भी टैक्स लगाता है? जी मान्यवर, परेशान ना हो। मंडी शुल्क अगर आपने नाम ने सुना हो, आप कई बार देखते हैं कि जहाँ पे आपका गांव है, हो सकता है कि गांव के अगल बगल में कोई छोटी मोटी बाजार लगती हो, मार्केट, या जिनको कई बार हम लोग हाट बोलते हैं, तो वहाँ पे कई बार छोटे छोटे शुल्क लगाए जाते हैं, यानी ड्यूटीज लगाई जाती हैं, वो भी टैक्स है। अब आते हैं सवाल पे, विषय हमारा क्या था कि टैक्सेशन का टॉपिक है और हमको ये देखना है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो तीनों गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। जैसे जब आप कभी कारपोरेट टैक्स की बात करते हैं, यानी निगम कर की बात करते हैं, जब कभी आप इनकम टैक्स की बात करते हैं, जब कभी आप कस्टम की बात करते हैं, तो ये सारे टैक्सेस ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे टैक्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। इसी तरीके से जब आप कभी स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जैसे आप कई बार कहते हैं लगान, लगान को हम लोग रेंट कहते हैं, या गांव में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है मालगुजारी, जो बहुत ही चर्चित शब्द होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगा रही है? जैसे सेल टैक्स लगाती है, जैसे लगान है जिसको आप कहते हैं मालगुजारी कहते हैं। इसी तरीके से जो नशीली चीजें होती हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी यानी आबकारी शुल्क लगाया जा रहा है। मित्रों ये ऐसे टैक्स हैं जिनको कि राज्य सरकारें लगाती हैं और वसूल करती हैं। उसी तरीके से जब आप कभी लोकल टैक्स की बात करते हैं तो लोकल टैक्स में जो कर आते हैं उसमें से प्रमुख कर आते हैं। जैसे अगर मान लें आप शहर में रहते हैं तो आप हाउस टैक्स देते हैं, आप इलेक्ट्रिक टैक्स देते हैं, आप वाटर टैक्स देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे टैक्सेस हैं जो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। अब हमारा विषय क्या है, कंटेंट क्या है जिसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं? हमारा विषय ये है कि किसको हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे और किसको इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। बहुत ही आसान भाषा में इस बात को अगर समझना हो तो हम आपको एक उदाहरण देते हैं और उसी उदाहरण को देके ये बात थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जिसको किस कर को हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे और किस कर को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। मित्रों, जब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात आए और उसमें इन जो तीन शब्दों को हमने लिखा था, इंपैक्ट, इंसिडेंस और टैक्स शिफ्टिंग को, तो ये बात बहुत ध्यान देकर सुनने की है कि ये कर का स्वभाव होता है, यानी नेचर ऑफ टैक्स। कर के स्वभाव से मतलब क्या है? होता ये कि जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो कुछ करों का नेचर, कुछ करों का स्वभाव ऐसा होता है कि कर को देने के बाद जो आपको आपकी जेब से जो पैसा गवर्नमेंट की जेब में गया है, वो जो पैसा है वो पैसा लीगल रूट से, बिल्कुल बहुत ही कानूनी तरीके से
उस टैक्स के दिए गए टैक्स के पैसे को आप किसी दूसरे व्यक्ति के जेब से बिना कोई गैर कानूनी काम किए, बिना कोई इलीगल एक्टिविटी किए हुए दूसरे व्यक्ति के जेब से निकाल पाते हैं या निकाल नहीं पाते हैं। मतलब क्या हुआ, ये मौका, ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है या नहीं है। अब एक उदाहरण देते हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे, बात बहुत आसान है। देखें, आप जरा सोचें कि सरकार है, गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, तीनों गवर्नमेंट हो सकती है। एक दूसरा व्यक्ति है, आप जरा सोचिए, वो मकान मालिक है, यानी शहर में आपका कोई मकान है और उस मकान के आप स्वामी हैं, ओनर हैं, यानी आप मकान मालिक हैं। अब एक तीसरी चीज वहीं पे ले लेते हैं हम लोग। चलें, मान लें मकान मालिक है और मकान मालिक ने अपने घर में कोई किराएदार रखा है। मतलब क्या हुआ, ये तीन लोग हुए। अब हमको समझना क्या है, किसको इंपैक्ट कहेंगे, किसको इंसिडेंस कहेंगे। हमने आपसे पहले से कहा कि सरकार में तीनों सरकार शामिल है। आप जरा ये सोचिए कि आप किसी शहर में रहते हैं और शहर में रहते हैं, आपका कोई मकान है। बहुत सीधी सी चीज है, अगर उस मकान के अगर आप ओनर हैं, आप मकान मालिक हैं, तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। और उसमें से तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स हैं। एक हाउस टैक्स यानी गृह कर, दूसरा वाटर टैक्स यानी जल कर कहें, और एक तीसरा है इलेक्ट्रिक टैक्स यानी विद्युत कर। यानी टैक्स कितने हुए, तीन। एक गृह कर यानी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स यानी जल कर, और तीसरा इलेक्ट्रिक टैक्स। आप जरा सोचें, आप मकान मालिक हैं, शहर में आपका एक मकान है और आपने गवर्नमेंट को एक साल में, आप जरा सोचिए कि गवर्नमेंट को, मान लेते हैं इन तीनों टैक्सेस को मिला के आपने गवर्नमेंट को 6,000 रुपए एक साल में टैक्स दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मकान मालिक ने सरकार को 6,000 रुपए एक साल का टैक्स दिया। मित्रों जरा ये सोचें, अगर मान ले यही टैक्स मकान मालिक सरकार को नहीं देता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6,000 रुपए मकान मालिक की क्या हो जाती, सेविंग हो जाती, ये उसकी बचत होती। और इस बचत को वो मकान मालिक अपनी किसी नीड को, अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर सकता था। मान ले वो अपनी जरूरत की कोई भी चीज हो सकती है, चीनी, चाय या घर की जो भी वस्तुएं आती हैं नेसेसरी नीड्स, वो कोई भी चीज मंगा सकता था। लेकिन उतना पैसा उसने गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे दिया। ये जो गवर्नमेंट को उसने टैक्स दिया, इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में इंपैक्ट कहते हैं। यही चीज क्या है, इंपैक्ट है। इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ, एक लाइन। इंपैक्ट का मतलब हुआ कि जब सरकार कर लगाती है तो कर का जो प्रभाव है, कर का जो आघात है, कर का जो बोझ है, जिस व्यक्ति पर सबसे पहले पड़ता है उसी को इंपैक्ट कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, कर का आघात, कर का प्रभाव, कर का आघात, प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे पहली बार पड़ेगा। जैसे हाउस टैक्स लगाया गया, तो हाउस टैक्स किसके ऊपर लगेगा, जो आपका मकान मालिक है। मकान मालिक ने क्या किया, गवर्नमेंट को 6,000 रुपए दे दिया। अब आप जरा ये सोचें कि मकान मालिक अपने मकान में कोई किराएदार नहीं रहता। शुरू में आप ये मान के चले, कोई किराएदार नहीं रहता। अब इसने गवर्नमेंट को 6,000 रुपए टैक्स दिया है। अब आप जरा ये सोचिए, इसके पास यहाँ पे ऐसा कोई अवसर है, कोई ऐसा मौका है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो 6,000 रुपए इसने गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दिया है, इसको किसी दूसरे आदमी के जेब से या किसी दूसरे तरीके से या किसी दूसरे माध्यम से, ये इसको जो 6,000 का नुकसान हुआ है वो उसको वसूल ले, निकाल ले। अगर मित्रों मकान मालिक कोई किराएदार नहीं रहता, तो ध्यान में रखें, इसके पास यहां पे ऐसी कंडीशन में कोई अवसर नहीं है। लेकिन जरा एक दूसरी स्थिति को एज्यूम करें, कल्पना करें। अब जरा सोचिए, मकान मालिक क्या कर रहा है कि उसने अपने यहां एक किराएदार रख लिया। क्लियर, मकान मालिक ने क्या किया, गवर्नमेंट को 6,000 रुपए दे दिया। जो 6,000 रुपए दिया, तो इसका मतलब सरकार ने कर लगाया, और कर लगाने का जो सबसे पहली बार जो प्रभाव पड़ा उसी को हम लोगों ने क्या कहा, इंपैक्ट। इंपैक्ट यानी कर का पहली बार जिस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है उसको आप इंपैक्ट कहते हैं। इस मित्रों हम आपसे जिक्र क्या कर रहे थे, मकान मालिक है,
मकान मालिक ने सरकार को 6,000 रुपये टैक्स दिया। ये टैक्स अगर मान ली वो गवर्नमेंट को नहीं देता, कौन? मकान मालिक, तो इसका मतलब वो 6,000 रुपये उस मकान मालिक की बचत होती, सेविंग होती। वो उसी 6,000 रुपये से अपने लाइफ की जो उसकी जो बाकी जो जरूरतें हैं, नीड्स हैं, वो उस जरूरतों को पूरा करता, या यूं कह लें उस नीड्स को फुलफिल कर लेता। अब आप जरा सोचिए, उसने गवर्नमेंट को, यानी मकान मालिक ने 6,000 गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया है, अब आपसे यहाँ आपको देखना क्या है कि ये जो टैक्स दिया गया ये तो इम्पैक्ट हो गया, यानी कर का जो पहला प्रभाव है। अब क्या करेगा मकान मालिक? अगर मान ली उसने अपने यहाँ किराएदार रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मकान मालिक तुरंत क्या करेगा? अपने यहाँ किराएदार रखेगा, किराएदार का जो रेंट है, किराया, उसी किराए को पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ाएगा, और बढ़ा के क्या करेगा? उसको किससे वसूल कर लेगा? किराएदार से वसूल कर लेगा, वसूल कर लेगा। कौन? मकान मालिक। अब इसका सीधा मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि मकान मालिक ने सरकार को जो 6,000 रुपए टैक्स दिया था, उसने एक बार टैक्स तो दे दिया, लेकिन उस नुकसान को उसने किसे वसूल लिया? अपने किराएदार से। क्या करेगा? अपने मकान का किराया बढ़ा करके वो क्या करेगा? किराएदार से वो 6,000 रुपए वसूल लेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कर का जो पहला प्रभाव था, फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स, या यूं कह लें डायरेक्ट टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स, या माइनॉरिटी बर्डन ऑफ टैक्स, यानी जिस व्यक्ति ने गवर्नमेंट ट्रेजरी में ले जाके टैक्स जमा किया है, वो तो इंपैक्ट है। लेकिन कर का जो वास्तविक प्रभाव है, रियल इंपैक्ट या रियल बर्डन ऑफ टैक्स, वो किसके ऊपर पड़ गया? किराएदार के ऊपर। इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर? मतलब क्या हुआ? इंपैक्ट के लिए हम लोग कौन सा हिंदी में शब्द इस्तेमाल किए? थोड़ा ध्यान दें। इंपैक्ट के लिए 2-3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक, हम इसको यह भी कहते हैं कि फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कर का पहला प्रभाव, बर्डन ऑफ टैक्स, या इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि माइनॉरिटी बर्डन ऑफ टैक्स, कर का मौद्रिक प्रभाव, या हम इसको ये भी कहते हैं कि डायरेक्ट बर्डन ऑफ टैक्स। डायरेक्ट बर्डन ऑफ टैक्स यानी कर का पहला प्रभाव, कर का मौद्रिक प्रभाव, या यूं कह ले कर का प्रत्यक्ष प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ा, तो किसके ऊपर पड़ा? किराएदार के ऊपर, सॉरी मकान मालिक के ऊपर पड़ा। तो ये चीज क्या है? ये इंपैक्ट है, ये मकान मालिक के ऊपर पड़ा जो आदमी टैक्स देता है। ठीक, लेकिन दूसरे में हमने आपको क्या बताया कि इंसिडेंस में क्या हो रहा है कि इंसिडेंस में के विषय में क्या कहा जाता है? ये रियल बर्डन ऑफ टैक्स है, रियल बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कर का वास्तविक भार। और कर का रियल बर्डन, वास्तविक भार किसके ऊपर पड़ गया? किराएदार के ऊपर। मतलब क्या हुआ? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि इंपैक्ट मकान मालिक पर पड़ा, मकान मालिक पर, लेकिन इंसिडेंस किसके ऊपर पड़ा? किराएदार पर। यहां तक बात क्लियर हो गई हो तब इस बात को थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ाएं। देखिए अब मित्रों, आपको यहीं पे देखना है कि एक शब्द हमने और लिखा था वहीं पे बगल में, जहां पे आपने लिखा था टैक्स शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब कर के बोझ को एक व्यक्ति से, कर के बोझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाल देना। जैसे आप कई बार अपना रूम शिफ्ट करते हैं या कोई व्यक्ति अपना रूम शिफ्ट करता है, उसी तरीके से हमने क्या किया, मकान मालिक ने क्या किया, कर के बोझ को अपने किराएदार के ऊपर टाल दिया। इसी को कर का विवर्तन या कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टालना कहा जाता है। 3 शब्द क्लियर हुए? इंपैक्ट, इंसिडेंस, टैक्स शिफ्टिंग।
अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे। मित्रों ये ध्यान में रखें कि जब हम कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जिसमें इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। मतलब क्या हुआ एक लाइन का कि यहां पर टैक्स शिफ्टिंग यानी कर के बोझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाल देने का जो अवसर है, जो मौका है, वो नहीं होता है। तो डायरेक्ट टैक्स की डिफिनीशन क्या निकली कि कुछ टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिनमें, या यूं कह लें कुछ टैक्स का नेचर ऐसा होता है, उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें उन करों में इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात इन करों में टैक्स शिफ्टिंग का अवसर नहीं होता, कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टालने का अवसर नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? बिल्कुल इसका उल्टा। यहां पर क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में क्या होगा? इंपैक्ट किसी एक व्यक्ति पर पड़ेगा, जैसे हमने आपसे कहा मकान मालिक के ऊपर पड़ा। इंसिडेंस किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, जैसे हमने आपसे कहा किराएदार। यहां पे कौन हो गया? मकान मालिक। मकान मालिक यहां पे कौन आ गया? किराएदार। अब आपने क्या किया? जितना आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया था उसको आपने वसूल लिया। इसका मतलब हुआ यहां पे कर में क्या दिखाई दे रही है? टैक्स शिफ्टिंग। इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स शिफ्टिंग होती है और डायरेक्ट टैक्स में टैक्स शिफ्टिंग नहीं होती है। निष्कर्ष यह है कि डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स हैं जिसमें इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं और इन करों का नेचर यानी इनका स्वभाव ऐसा होता है कि यहां पर टैक्स शिफ्टिंग के अवसर नहीं मिलता, टैक्स शिफ्टिंग का अवसर नहीं होता, या कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टालने का अवसर नहीं होता। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स की डिफिनीशन क्या निकली कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिसमें इंपैक्ट अलग व्यक्ति पर पड़ता है और इंसिडेंस अलग व्यक्ति पर पड़ता है, जैसा कि हमने आपको उदाहरण में बताया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंपैक्ट और इंसिडेंस ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसे टैक्स कैसे हो जाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे। अब यहां पर एक बहुत दिलचस्प चीज जरा समझने की जरूरत है। जैसे हमने आपसे कहा कि कर के बोझ को या कर के भार को यानी टैक्स बर्डन को अगर दूसरे व्यक्ति के ऊपर टालना है तो यहां पर यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जब हम सरकार को दिए गए टैक्स के पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति से वसूलेंगे तो यहां पे जो हमारा वसूलने का जो तरीका है वो कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए, कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, या यूं कह लें कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो भारत सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के अगेंस्ट हो या किसी भी लॉ के अगेंस्ट हो, किसी भी कानून या नियम के विरुद्ध हो। ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, अभी आपको जो हमने उदाहरण दिया था, हमने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि मकान मालिक है, मकान मालिक ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया और जो उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया उसने क्या किया? अपने यहां किराएदार रखा और किराएदार से किराया बढ़ा के उसने किराए को वसूल लिया। ये ध्यान रखें, किराए में एक सीमा तक, एक कानूनी सीमा तक अगर किराया बढ़ा रहा है कोई मकान मालिक, ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया, किराएदार से वसूल लिया, इंसिडेंस से यहां आ गया, इंपैक्ट यहां आ गया, और एक लाइन का सीधा मतलब यह हुआ कि जो टैक्स का जो भार था मकान मालिक ने किसके ऊपर शिफ्ट किया? किराएदार से, और किराएदार से उतना पैसा उसने वसूल लिया, किराया बढ़ा के उसकी रिकवरी कर ली, जितना पैसा उसने किसको दिया था? गवर्नमेंट को दिया था। उम्मीद करते हैं यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। एक चीज आपसे और जरा स्पष्ट करना चाहते हैं, उसको जरा और समझिएगा मित्रों।
ये तो बात हुई जो हमने आपको टैक्स दिया, मतलब जो जिस टैक्स का हमने आपसे जिक्र किया कि आपने हाउस टैक्स दिया या वाटर टैक्स दिया या इलेक्ट्रिक टैक्स दिया। एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। आप कल्पना करें थोड़ी देर के लिए कि हम इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दिए। कौन सा टैक्स दिया गया? आयकर। कौन लगाएगा? केंद्र सरकार। गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाएगी और कहां लगाएगी? जो करदाता है यानी जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर के टैक्सेबल इनकम पर, कर योग्य आय पर आयकर लगाया जाता है। शब्दों पे मित्रों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जब कोई भी व्यक्ति सरकार को आयकर देता है, पर्सनल इनकम टैक्स देता है, तो वो आयकर किस आय पर देता है? ग्रास इनकम यानी सकल आय पर देता है, नेट इनकम यानी निवल या शुद्ध आय पर देता है, टैक्सेबल इनकम पर देता है। यानी टैक्सेबल इनकम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर योग्य आय। कर योग्य आय। या आपको अगला विकल्प दे दिया जाता है कि टोटल इनकम पर देता है। तो मित्रों ये ध्यान में रखें, अगर आपको कभी ऐसे सवाल से आपका आमना सामना हो तो ये ध्यान में रखें कि इनकम टैक्स हमेशा टैक्सेबल इनकम पे दिया जाएगा, कर योग्य आय पर दिया जाएगा। कर योग्य आय क्या होती है, हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उस विषय उसमें वीडियो में इस बात पे चर्चा कर लेंगे। अभी हम केवल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के विषय में कि आप जरा सोचिए कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, आप गवर्नमेंट को क्या देते हैं? इनकम टैक्स देते हैं। चलें उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि मान लें आप थोड़ी देर के आप हैं मिस्टर एक्स। मान लें वो मिस्टर एक्स कौन है? थोड़ी देर के लिए आप हैं। आपने क्या किया? गवर्नमेंट को टैक्स दिया। किस गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन सा टैक्स आपने दे दिया? इनकम टैक्स दे दिया। अब आप जरा सोचें, आपने क्या किया? गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया। आप कल्पना करें थोड़ी देर के लिए आप किसी जॉब में हैं, आप परिवहन विभाग में काम करते हैं या कानून और व्यवस्था में मान लें थोड़ी देर के लिए दरोगा हैं या किसी बड़े पद पे हैं। आपको गवर्नमेंट सैलरी देगी और मान लें आपको इतनी सैलरी मिली कि आप इनकम टैक्स के दायरे में आ गए, उसके रेंज में आ गए। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप जो मिस्टर एक्स नाम उदाहरण में लिया गया, फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया। चले मान लेते हैं आपने गवर्नमेंट को एक साल में 10,000 रुपए टैक्स दिया। कौन सा टैक्स दिया आपने? हमने आपसे फिर से जिक्र किया, इनकम टैक्स दिया। अब आप गवर्नमेंट को अगर 10,000 रुपए दे दिए तो फिर सवाल यहीं पे आया, ये जो 10,000 रुपए आपकी जेब से सरकार के पास गया है, इस पैसे को आप किसी दूसरे व्यक्ति से कानूनी तरीके से, यानी बिल्कुल कोई इलीगल काम किए बगैर, कोई गैर कानूनी काम किए बगैर किसी दूसरे व्यक्ति से उसको वसूल सकते हैं कि नहीं? वसूल सकते हैं कि नहीं? सवाल केवल यहीं पे आकर रुक जाता है। अब आप जरा सोचिए, आप बहुत ईमानदार ऑफिसर है, आप आरटीओ विभाग में हैं, परिवहन विभाग में या किसी भी जगह हैं, आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिए। यहां मित्रों ये ध्यान में रखें, इनकम टैक्स का ये नेचर है, ये स्वभाव है। इस शब्द पे थोड़ा ध्यान दें। हम बार बार आपसे कह रहे हैं ये करों का स्वभाव होता है, नेचर ऑफ टैक्स, कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं कि वहां पर जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो आपके पास कोई ऐसा अवसर नहीं होता कि जितना पैसा आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है उसको आप किसी दूसरे व्यक्ति के जेब से बिना कोई इलीगल काम किए दूसरे व्यक्ति के जेब से निकाल लें। ऐसे टैक्स हमेशा डायरेक्ट टैक्स होते हैं। हमारा विषय क्या था? हमने आपसे क्या कहा कि गवर्नमेंट को आपने इनकम टैक्स दिया, एक साल में आपने 10,000 दिया। ये जो 10,000 रुपए आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, एक तरीके से आपको जो लॉस हुआ, उस 10,000 रुपए को किसी दूसरे व्यक्ति की जेब से आप निकाल सकते हैं या नहीं? ये ध्यान रखें। इनकम टैक्स के मामले में अगर ये देखा जाए कि बहुत ईमानदार आदमी हैं आप, तो आपके पास यहाँ ऐसा कोई अवसर नहीं है कि ये जो 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है इसको आप किसी दूसरे व्यक्ति की जेब से धीरे से निकाल लें, यानी बिना कोई गैर कानूनी काम किए। लेकिन मित्रों एक चीज ये भी तो हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए आप उससे कह रहे हैं, इसको अन्यथा में मत लीजिएगा। आप जरा सोचिए, मान लीजिए हम दरोगा हैं, एसआई हैं, हम बहुत करप्ट आदमी हैं
और हम क्या किए कि गवर्नमेंट को एक साल में 10,000 रुपए टैक्स दे दिए, लेकिन इसके बाद क्या किए, अपनी वर्दी पहने एक सड़क पे खड़े हो गए। सड़क पे खड़े होने के बाद अपनी वर्दी का पूरा प्रभाव दिखाए और जितने लोग वहां से होके गुजरे उनको केवल चेकिंग के नाम पे उनसे 1,500 रुपया वसूलना शुरू कर दिए। गवर्नमेंट को दिए थे 10,000, जितने लोग चेकिंग के नाम पे आए उनका कागज चेक करने के नाम पे हमने 10,000 नहीं 50,000 वसूल लिया। तो इसका मतलब हुआ कि जितना टैक्स गवर्नमेंट को दिए थे उतना यहाँ पे सड़क पे खड़े होके वसूल तो लिए, लेकिन ये जो काम किए वसूलने का, ये पूरी तरीके से इलीगल है। मतलब क्या हुआ मित्रों? मतलब ये निकला कि जब आप टैक्स देने के बाद दूसरे व्यक्ति से पैसा निकाले तो जो पैसा आप निकाल रहे हैं या वसूल रहे हैं, वहां पर कोई भी इलीगल काम यानी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। लीगल तरीके से निकाला जाए। जैसे हमने आपको इससे पहले एक उदाहरण में बताया था कि मकान मालिक ने अपना किराया बढ़ाया, किराया बढ़ा के उसने अपने किराएदार से वसूल लिया, कोई इलीगल काम नहीं है। एक दूसरा उदाहरण आपको मित्रों देते हैं। जैसे पुराने जमाने में हम लोग उसको सर्विस टैक्स कहते थे, आज की डेट में उसको जीएसटी कहा जाता है। अब आप जरा सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि जीएसटी जब हम गवर्नमेंट को पेड करते हैं तो जीएसटी चूंकि गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं दोनों पे लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट जैसे ही जीएसटी बढ़ाती है, तो जीएसटी जैसे ही बढ़ाया जाता है तो तुरंत दुकानदार क्या कर लेता है? आप दुकानदार समझ लें, वो चाहे कोई वस्तु दे आपको बेचे, यानी आप किसी दुकान से आप कोई सामान खरीद के लेके आए, या ये भी हो सकता है कि आप कहीं से कोई सर्विस लेने जा रहे हो। सपोज आप मान लीजिए किसी कोचिंग में आप एडमिशन ले लिए, आप ऑफलाइन में जा रहे हैं या किस ऑनलाइन में जा रहे हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे ही गवर्नमेंट अपने सर्विस टैक्स को बढ़ाएगी या यूं कह लें जीएसटी को बढ़ाएगी, तुरंत वो सर्विस देने वाला या सामान बेचने वाला क्या करेगा कि जो पहले आपसे कम फीस ले रहा था वही क्या करेगा, अपनी फीस को थोड़ा सा बढ़ा देगा और किससे वसूल लेगा? आप लोगों से यानी स्टूडेंट से वसूल लेगा। मतलब क्या हुआ, कोचिंग मालिक ने सरकार को उसने जीएसटी दी, इसलिए को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट ने जीएसटी को बढ़ाया, अब उस सेवा देने वाले यानी उस कोचिंग के मालिक ने क्या किया कि उसने गवर्नमेंट को एक बार जीएसटी दी, ये इम्पैक्ट है। अब वो तुरंत क्या करेगा कि जितना उसने गवर्नमेंट को जीएसटी दिया है उतना क्या करेगा, वो जो कोर्स बेच रहा है या जो आपको क्लास में बैठ के पढ़ा रहा है, वो क्या करेगा, अपनी फीस को पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा देगा और अपने स्टूडेंट से वसूल लेगा। अगर वो स्टूडेंट से वसूला गया है तो वो इंसिडेंस है। मतलब एक लाइन का क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि जब आप जीएसटी की बात करेंगे या जीएसटी जैसे करों की बात करेंगे तो ये ऐसे कर हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। कैसे आते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स हम पेड कर देंगे यानी कोचिंग मालिक दे देगा, लेकिन जितना उसने पैसा दिया उतना अपने कोर्स को या अपनी फीस को बढ़ा के अपने बच्चों से वसूल लेगा। इसका मतलब वो फीस वसूल रहा बच्चों से, ये इंसिडेंस है। इसलिए कि कर का वास्तविक प्रभाव या वास्तविक भार उसके ऊपर पड़ रहा है। कोचिंग मालिक गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, ये इंपैक्ट है, इसलिए वो कर का पहला प्रभाव है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग हो गया। इसका मतलब हुआ अगर इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग है तो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों है? इसलिए कि यहाँ पे कर का जो बोझ है कोचिंग संचालक ने किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? बच्चों के ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। मित्रों, जब हम कभी टेक्निकल वर्ड में कभी बात करते हैं, तकनीकी शब्दों में बात करते हैं, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स को और डायरेक्ट टैक्स को इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। कुल मिला के आज की क्लास का कंक्लूजन ये है कि अगर हम उसको एक लाइन में आपको बताना चाहें तो हमारा टॉपिक था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। हमने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिसमें कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस ये दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं और यहाँ पर टैक्स शिफ्टिंग के अवसर नहीं होते, का मौका आपके पास नहीं होता है। ये ध्यान में रखें, कर के बोझ को, कर के भार को, टैक्स बर्डन को एक आदमी से दूसरे आदमी के ऊपर शिफ्ट करना, ये कर का नेचर होता है, कर का स्वभाव होता है। कुछ करों के मामले में ये अवसर होता है और कुछ करों के मामले में ये अवसर नहीं होता। कौन सा अवसर? कर के बोझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाल देना। अगर मान ले कर के बोझ को दूसरे व्यक्ति पर टाला जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, तो यहां पर इस बात को स्पेशली ध्यान में रखना है कि ये जो आपने रास्ता अपनाया है यानी कर के बोझ को दूसरे व्यक्ति पर टालने का, वो काम बिल्कुल इलीगल नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। लीगल तरीके से वसूलें, टैक्स का भार शिफ्ट कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। टैक्स का भार शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट टैक्स होगा। मित्रों, आज के सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के विषय में जो टेक्निकलिटी है आपको समझाने की कोशिश किए हैं। हो सकता है बहुत हद तक आपको समझ में आया हो। अगर मान लें
बाय द वे ऐसा हुआ कि हम समझाने में कहीं थोड़े से भी चूक गए हैं, तो आपके सुझाव का, आपके कमेंट का हमेशा स्वागत रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें लें, हमको बताएं कि आपसे कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। टैक्स की जो बाकी चीज़ें हैं कि जो सेंट्रल टैक्स गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो कौन कौन से टैक्स लगाते हैं, कौन कौन से टैक्स वसूल करते हैं, टैक्स को वसूल करने के बाद उसका बंटवारा यानी उसका एलोकेशन कैसे किया जाता है, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,